We are starting with Science Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. So, this is a part of your chemistry. This is a chapter of chemistry. Consider the following situation of daily life and think what happens when. सो दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स कि आपको इसमें कंसिडर करना है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है या एक फिज़िकल रिएक्शन है. ओके, सो व्हेन विल रीड इट विल कम टू नो. व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, जब हम मिल्क को समर में रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो जम जाता है, राइट. सो येस, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन क्योंकि उसको फिजिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है. ऑल्सो उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ रहा है, मीन्स उसके केमिकली भी उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है. So it is a chemical change. An iron tawa, pan, nail is left exposed to humid atmosphere. तो जब ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहेगा, कोई भी आयरन का चीज़ है, आयरन सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर जिसमें मॉइस्चर है, इट विल बिकम रस्टेड. ओके, तो अगेन इट विल बी अ केमिकल रिएक्शन. Grapes get fermented, a chemical reaction. Food is cooked, a chemical reaction. Food get digested in our body, it is also a chemical reaction. We respire when we breathe, तो हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन क्योंकि इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर and the identity of individual substances somewhat changed. We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. So हमने इन सभी में देखा these all are the chemical reactions क्योंकि उसका form change हो रहा है, it is not the same form. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. यानी केमिकल रिएक्शन यानी एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चेंजेस होते हैं, वो हम इन चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find answer to these questions. So activity 1.1, इन्होंने क्या किया है in this activity? See, you can see in this figure 1.1, they are burning a magnesium ribbon. So what is a magnesium ribbon? मैग्नीशियम का एक टुकड़ा होता है, एक लॉन्गिट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है जो कि हमें 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेनी है. इसको रब करके क्लीन कर लेना है, सैंड पेपर से उसको घिसना है और उसको उसके ऊपर जमा हुआ जो एक कोटिंग होती है ऐसे, क्योंकि वो पड़ी रहती है इसलिए उस पर ऊपर एक ऐसी कोटिंग आ जाती है, उसको हम क्लीन कर लेंगे. और इसको हम एक टोंग के हेल्प से पकड़ के, टोंग यानी एक चिमटे जैसा होता है ना, चिमटे से पकड़ के उसको, फनल है ये, बर्नर है, इसमें बर्नर से उसको बर्न करेंगे. सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे देखो नीचे हमको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ऐश जैसे, विल गेट द वाइट कलर्ड ऐश. सो दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखो कोई भी चीज़ व्हेन एनीथिंग गेट बर्न्स तो वहाँ पे होता है एक केमिकल रिएक्शन. एंड ऑल्सो ये हम मैग्नीशियम इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन. जब कोई भी चीज़ बर्न होती है इन दैट केस मैग्नीशियम इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This white powder is magnesium oxide. तो ये जो white powder नीचे ऐश मिली है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. So this is the activity. So in activity 1.2 इसमें क्या किया है, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन आता है, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस, इसको हमने एक सॉल्यूशन में लिया है एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू इट. तो व्हाट विल ऑब्जर्व अ कलर चेंज. इसमें कलर चेंज होता है, यानी जो लेड नाइट्रेट का कलर है वो पोटेशियम आयोडाइड से ऐड होकर चेंज हो जाता है. सिमिलरली एक्टिविटी 1.3 इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें हमने एक फ्लास्क लिया हुआ है. सी दिस इज़ अ कोनिकल फ्लास्क. इसमें नीचे आप देख रहे हो जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हुए हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है इसमें, और उसको ऊपर से टाइट बंद कर दिया है और एक छोटा सा ग्लास रॉड लगा दी है जिससे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो सके. तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स के पास आप छोटे छोटे डॉट्स देखेंगे. दिस शोज द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड नियर द जिंक ग्रैन्यूल्स. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ, देखो नीचे लिखा भी है फिगर 1.2, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक. So this is what we observe. From the following three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction takes place. यानी उसका चेंज इन स्टेट, यानी जो पहले एक रिबन के फॉर्म में था वो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में आ गया, तो चेंज इन स्टेट. चेंज इन कलर, हमने एक्टिविटी 2 में देखा कि कलर चेंज हो रहा है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी हाइड्रोजन गैस जो इस कोनिकल फ्लास्क में फॉर्म हो रही है. एंड ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब हम इसको टच करेंगे इसके बॉटम को तो विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे थोड़ा हीट जनरेट हुई है. सो चेंज इन टेम्परेचर. As we observe the changes around us, we can see that there are a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो हम in this chapter what will study chemical reactions कैसी होती हैं और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, किसको हम एक केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं. दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है. सो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, वी कैन डिस्क्राइब व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसी चीज़ की रिएक्शन इन्होंने नीचे देखो ब्लू फॉर्मेट में लिखी है. मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है विद ऑक्सीजन, तो इसलिए इन दोनों को रिएक्टेंट्स बोलेंगे. ठीक है. एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, दिस इट गिव्स, जो एरो है उसका मतलब होता है इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ अ प्रोडक्ट. अगर कुछ और भी यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन गैस का रिलीज़ होना कोई और इक्वेशन होती, कोई और भी प्रोडक्ट्स होते तो हम यहाँ पे प्लस करके लिख सकते थे. सो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एज प्रोडक्ट. सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. इसको इस तरह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है. इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म. ये क्या हो गया, ये वर्ड इक्वेशन हो गई. वर्ड देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड इक्वेशन. ठीक है. इसको अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले में लिखेंगे तो वो हम देखो यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, इसको केमिकल फॉर्मूले में कैसे लिखा जाता है. तो हमने अगेन लेफ्ट हैंड साइड देखो लिया है, उसका मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2. जब ये रिएक्ट करता है तो MgO देता है. ठीक है. ये अभी बैलेंस्ड नहीं है. दिस इज़ अ जस्ट अ फॉर्मूला इक्वेशन. ठीक है. फॉर्मूले के फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए ये एक वर्ड इक्वेशन को जस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करके लिखा गया है. इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. दिस इज़ द शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल if it is use chemical formula instead of words. A chemical equation represented in chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as this. The count and the compare the number of atoms on the each side LHS and RHS. यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज़ द नंबर ऑफ, अब देखो दोनों साइड पे जब हम इक्वल होता है, जैसे एक मैग्नीशियम है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और ये हमको दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसमें एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है. अब एक ऑक्सीजन और कहाँ गया, 2 थे, ये तो हिसाब की बात हुई. तो वैसे ही जैसे हम हिसाब रखते हैं कि 2 थे तो एक यहाँ पे है तो एक और किधर है, तो उसी चीज़ को हम बैलेंस कर रहे हैं. यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन थे तो हमें यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन चाहिए हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे देख रहे हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब हम बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है या क्यों इसको बैलेंस करना कहते हैं कि नहीं भी बैलेंस किया तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो नहीं भी इसको बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड. अब वहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट. वो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक गायब तो नहीं हो सकता या डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता. अगर 2 थे तो 2 हमें प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए. जब रिएक्टेंट साइड पे 2 थे तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें 2 मिलने चाहिए.
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने हमेशा मैथ्स के इक्वेशंस में भी किया होगा कि अगर 5+2 = 7 है, अगर 5+2 को हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5+2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10-3, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7। सो हमें दोनों साइड बेसिकली केमिकल इक्वेशन को इक्वल करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना होता है। जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उतने ही हमको रिएक्टेंट्स भी चाहिए। सो द वर्ड इक्वेशन, देखो नीचे एक जिंक सल्फ्यूरिक एसिड की वर्ड इक्वेशन दी है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है एंड इट गिव्स हाइड्रोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो हमने एक्टिविटी 1.3 में देखा था। ये फिगर हमने कोनिकल फ्लास्क वाला देखा था ना, इसमें देखो क्या हो रहा था कि यहाँ पे जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो जब जिंक रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि वहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है ना, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो फॉर श्योर रिलीज़ हो रही थी। तो एक्चुअली वहाँ पे एक थर्ड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, दैट इज़ द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 एंड ZnSO4 is the zinc sulfate और hydrogen is H2. तो this is how the chemical reaction can be represented. Let us examine the number of atoms. अब हम देख रहे हैं, ये तो हमने लिख दी इक्वेशन, नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसको यूज़ करके हमने यहाँ पे इक्वेशन तो लिख दी है उसकी। लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? देखो जिंक के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, इस साइड भी एक है, H2 दो थे, यहाँ पे H2 है, ठीक है। SO4 कितने थे? एक ही SO4 है, ठीक है। तो दिस इज़ बैलेंस्ड, यानी हमारे देखो नीचे चार्ट में दिया हुआ है कि जितने जिंक LHS में थे उतने ही जिंक RHS में है। जितना हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल RHS में है। तो ये जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स LHS और RHS को इक्वल करने की मेथड होती है, जिसको हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो यहाँ पे देयर इज़ वन मोर केमिकल रिएक्शन गिवन। Fe इज़ आयरन when it is reacting with H2O, यानी वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो Fe3O4 फॉर्म कर रहा है और H2O। तो H2 तो ठीक है, लेकिन O4 है क्या यहाँ पे? नहीं, वो ऑक्सीजन का तो एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 4 हो गए, और Fe के यहाँ पे 3 है ना। राइट हैंड साइड हमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो Fe का एक ही है। सो वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन, राइट। जितने थे हमको इस साइड भी उतने ही चाहिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन व्हाट वी डिड, इन्होंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया जस्ट सिंपली यहाँ पहले समझने के लिए कि पहले Fe है, H2 एक मॉलिक्यूल है, एक Fe3SO4 है एंड H2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। अब इसमें से नीचे टेबल बना लिया, इसमें लिखा Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतने ही हैं। तो देखो Fe जो है आयरन है, LHS में एक ही था, RHS में 3 हो गया है, हाइड्रोजन के 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 था, 4 हो गया है। तो हमें क्या बैलेंस करना है? सिर्फ आयरन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has maximum number of atoms. Using these criteria, select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms in RHS and only 1 on LHS. ठीक है, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ही है, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। पहले जो बड़ा वाला जो यूनिट रहता है हम उसको बैलेंस करते हैं। सो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ेगा? H2O में ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा के इन्होंने, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1.6 दी हुई है, इस इक्वेशन 1.6 में इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन का नंबर 4 से 4 टाइम्स बढ़ाना था। एक इस साइड 1 था और लेफ्ट हैंड साइड 1 था और राइट हैंड साइड 4 था, तो हमें डायरेक्टली उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमने ऑक्सीजन तो बढ़ा दिया, लेकिन हमने Fe3 नहीं बढ़ाया है, हमको Fe3 को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं अब हमें Fe3 को
अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, जब 4 टाइम्स हमने ऑक्सीजन किया तो 4 टाइम्स हाइड्रोजन भी हो गया। सो Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। अब देखो ये पिंक वाली जो इक्वेशन चार्ट दिया हुआ है, इसमें अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड हो गया, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, नाउ क्योंकि हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। अब हमें उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम 4 उसके आगे लगा देंगे तो सिंपली वो भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी उसके आगे H2O के आगे 4 था, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट के आगे 4 लगाया था, वैसे ही प्रोडक्ट के आगे हाइड्रोजन के आगे हमने 4 लगा लिया, तो नाउ इट इज़ पार्टली बैलेंस। अभी हमें आधी तो बैलेंस हो गई है, अब हमें आयरन को बैलेंस करना है, यानी फेरस को बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए examine the above equation and pick up the third element which is not balanced। अब हमारे पास सिर्फ थर्ड एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है, हमें उसी को बस बैलेंस करना है। टू इक्वलाइज Fe वी टेक 3 atoms of Fe on LHS। सीधे हम उठा के जो यहाँ पे 3 थे, हमने यहाँ इस साइड भी 3 कर दिया। ओके, 3 atoms of Fe3, 4H2O plus Fe3O4 and H2O, 4H2। This is the balanced chemical equation। Okay, देखो लास्ट में हमारा सिर्फ Fe बैलेंस नहीं था, फेरस ही बस था जो बैलेंस नहीं था। हमने उसको सीधे के सीधे उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट में तो 3 था ही, तो हमने सीधे के सीधे उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। So this will become a balanced chemical equation। The number of atoms of elements on both the sides are equal। This equation is now balanced। This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using smallest whole number coefficient। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट लेते हैं, सीधे हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, नियरेस्ट सबसे छोटा नंबर होगा 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, उनसे भी नहीं होगा तो 4 से करेंगे, ऐसे हम इक्वलाइज़ करेंगे। सीधे हम उठा के 10 से या 15 से या ऐसे बड़े बड़े नंबर से जाके मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हम लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी विल बैलेंस। दोनों साइड हमको बस इक्वल करना है, ये ध्यान में रखना है। और जब 1-2 बार आप लोग ये खुद करोगे ना, ये नई चीज़ है आप लोग के लिए। व्हेन यू ट्राई इट बाय योर ओन यू विल कम टू नो। धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको जैसे H2O का फॉर्मूला पता, ये तो आपको पता ही है, वाटर होता है। H2SO4 इज़ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाउ जिंक सल्फेट, दैट इज़ ZnSO4। ये सारी चीज़ें आप जब धीरे धीरे फार्मूलाज पढ़ोगे, इसके फार्मूलेज आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। आगे की भी चैप्टर्स में हम ये फार्मूलाज पढ़ेंगे। नाउ स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स विथ फिजिकल स्टेट्स। अब हमने क्या किया, ये तो हमने लिख लिया, बैलेंस कर ली इक्वेशन पूरी। ठीक है, पूरी हमारी बैलेंस इक्वेशन लिख के हो गई हमारी। अब हमने एक चीज़ और कर दी है कि उसका फिज़िकल स्टेट भी बता दिया हमने। केमिकल रिएक्शन है, हमने केमिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बता दिए हैं। अब हमने बताया है कि जो आयरन है Fe सॉलिड फॉर्म में था, H2O गैशियस फॉर्म में था, है ना, और Fe3O4 जो बना ये अगेन सॉलिड फॉर्म में था, और H2 जो रिलीज़ हो रहा है इट इज़ अ गैशियस फॉर्म। देखो G लिखा है ब्रैकेट में, यानी गैशियस है, जहाँ ब्रैकेट में S लिखा है यानी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अगर लिक्विड होता है तो AQ लिखते हैं, एक्वस फॉर्म लिखते हैं उसका। ठीक है, AQ इज़ एट द एक्वस फॉर्म। सो ये जो फिज़िकल स्टेट है ये मेंशन करना हर बार ज़रूरी नहीं होता है। अगर ये आपको स्पेशली बोला गया है कि फिज़िकल स्टेट का भी इंफॉर्मेशन दो, देन ओनली वी विल स्पेसिफाई दिस। अदरवाइज़ आपको हर बार इसका फिज़िकल स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली देखो, अगर केमिकल इक्वेशन में कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है या कोई टेम्परेचर या प्रेशर का यूज़ है, तो वो हम इस एरो के ऊपर, जो बीच में एरो लगा होता है ना, इसमें हम उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 240 एटमॉस्फेयर, दिस इज़ द प्रेशर, अमाउंट ऑफ प्रेशर, तब ये इक्वेशन हो पाती है। विदाउट दिस प्रेशर ये इक्वेशन नहीं हो पाती है कंप्लीट। ऐसे ही सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब वो चीज़ होती है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है, दैट इज़ कॉल्ड द कैटलिस्ट।